ओके, सो नाउ विल सी द रोल ऑफ द लैंग्वेज। ठीक है, देखो लैंग्वेज का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था इन डेवलपिंग द नेशनलिस्ट मूवमेंट। हाउ, देखो जैसे रशियन, जब रशिया ने ऑक्यूपाई कर दिया था पोलैंड को, तो उन्होंने कहा कि पॉलिश लैंग्वेज जो है वो यूज़ नहीं की जाएगी, एंड दे इम्पोज द रशियन लैंग्वेज एवरीवेयर। तो एक आर्म्ड रिबेलियन हुआ, लेकिन उसमें रशियन जो थे उन्होंने उस रिबेलियन को क्रश कर दिया, कंट्रोल कर लिया। एंड मैनी क्लर्जी मेंबर्स जो थे पोलैंड के, उन्होंने कहा कि नहीं, हम पॉलिश लैंग्वेज का ही यूज़ करेंगे और बस इसे हम कंटिन्यू रखेंगे। तो पॉलिश लैंग्वेज को ही यूज़ किया जाने लगा चर्च गैदरिंग में, जितने भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस में। तो उस टाइम पे फिर रशिया ने उनको पनिश करना स्टार्ट कर दिया। ऑल द प्रीस्ट एंड द बिशप्स दे वर सेंट इनटू द जेल। तो लेकिन उन्होंने यूज़ नहीं बंद किया लैंग्वेज का। तो कैसे आप देख रहे हो कि पॉलिश लैंग्वेज जो थी वो एक एज अ सिंबल ऑफ स्ट्रगल जो थी अगेंस्ट द रशियन डोमिनेंस में काम आई। ओके, नाउ नेक्स्ट विल सी द कॉन्फेडरेशन। देखो कॉन्फेडरेशन क्या होता है, एक यूनियन ऑफ स्टेट्स जो कि सेम पर्पस के लिए फाइट करने के लिए या डिस्कशन करने के लिए बनाई जाती है, और जिसमें कि वो एक सेम इश्यूज़ के साथ, कोई भी इशू के साथ डिस्कस करते हैं, चाहे वो फॉरेन रिलेशन, इंटरनल ट्रेड है, करेंसी है, ओके, अपने एक्सटर्नल अफेयर्स हैं। तो और ये अपने इस ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं उनको सपोर्ट करती है। तो अब ये इन रेवोल्यूशन के रीज़न क्या थे। देखो, एक इकोनॉमिक हार्डशिप का टाइम उस टाइम पे यूरोप में चल रहा था। बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन थी जो वो बढ़ चुकी थी, नंबर ऑफ़ जॉब्स कम हो रही थी, ठीक है, जॉब सीकर ज़्यादा बढ़ रहे थे। स्मॉल प्रोड्यूसर्स जो थे उनको बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था, क्योंकि जो गुड्स इंग्लैंड में बनी थी वो ज़्यादा बेटर हुआ करती थी बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन, और मेनली ये टेक्सटाइल प्रोडक्शन में हुआ। और जितने भी जिन एरियाज़ में एरिस्टोक्रेसी जो थी, जिनका इंपॉर्टेंट रोल था, वहाँ पर जो पीजेंट्स थे, दे कंटिन्यूड देयर स्ट्रगल अगेंस्ट द फ्यूडल सिस्टम। तो देयर वाज अ लॉट ऑफ इनडिस्क्रिमिनेशन देयर, एंड जो फूड थे प्राइजेस के, दे वर ऑल्सो इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ द बैड हार्वेस्ट पीरियड, बिकॉज द कल्टिवेशन वॉज नॉट गुड, सो द फूड प्राइजेस वर ऑल्सो इंक्रीजिंग। नाउ यू सी द 1848 में रेवोल्यूशन हुआ फ्रांस में। फूड शॉर्टेज की वजह से बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो गई थी, तो लोग पेरिस में रोड पे निकल आए, और फोर्सफुली जो लुइस फिलिप था उसे उस पोजीशन को छोड़ना पड़ा, और नेशनल असेंबली ने बोला कि ओके, नाउ वी आर अ रिपब्लिक, और जितने भी लोग जो अडल्ट मेल हैं अबव 21, नाउ दे कुड वोट, अब वो वोट दे सकते हैं। और उन्होंने ये भी कह दिया कि अब राइट टू वर्क सबको दिया जाएगा। नेशनल वर्कशॉप बनाई गई टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट देयर। उसके बाद देर इज़ अ केस पीस एंड अपराइजिंग इन सिलेसिया। देखो सिलेसिया में जो पीजेंट्स थे, जो वीवर्स थे बेसिकली, वो कॉन्ट्रैक्टर्स को बहुत ज़्यादा सप्लाई किया करते थे फिनिश्ड गुड्स, लेकिन उनकी जो वेजेस थी वो कम कर दी गई। तो उसके अगेंस्ट ये लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, उन्होंने मार्च किया, और बहुत सारे एरियाज़ में, बहुत सारी जगह पे इन्होंने डिस्ट्रक्शन करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और बहुत सारे एरियाज़ में इन्होंने जो क्लोथ ऑफ सप्लाईज थी उनको भी डिस्ट्रॉय कर दिया। तो फाइनली बहुत अपराइजिंग इनकी बढ़ चुकी थी, और एट द लास्ट जो था 11 वीवर्स जो थे इसमें मारे गए। तो दिस वाज वन ऑफ द रीज़न जो रेवोल्यूशन के पीरियड में स्टार्ट हुआ। अब लिबरल्स के जो रेवोल्यूशंस थे, लिबरल जो कि मोनार्की के अगेंस्ट थे, ठीक है। तो रेवोल्यूशन जो एजुकेटेड मिडिल क्लास ने स्टार्ट किया था, और जिसके बाद जो मोनार्क थे वो अपनी पोजीशन छोड़ चुके थे, और यूनिवर्सल मेल सफरेज सबको मिल चुका था, ठीक है। तो जर्मनी, पोलैंड, इटली, ऑस्ट्रिया में जितने भी ये लोग थे, ये इनकी जो मेन डिमांड थी वो थी नेशनल यूनिफिकेशन की, कि कॉन्स्टिट्यूशन हो और हमारी कंट्रीज़ की एक यूनिफाइड कंट्रीज़ हो, ठीक है। तो जितना भी अनरेस्ट फैला था, इन्होंने इसकी मदद से ये चाहते थे कि नेशन स्टेट बने, और जिनमें कि कॉन्स्टिट्यूशन हो, फ्रीडम हो, लिबर्टी हो। अब एक इंसिडेंट है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट इंसिडेंट, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी जर्मन रीजन्स थे, वहाँ की जो पॉलिटिकल एसोसिएशन थी, उनके मेंबर्स बेसिकली या तो मिडिल क्लास प्रोफेशनल थे, बिजनेसमैन, प्रॉस्पेरस आर्टिशंस थे, वो सब फ्रैंकफर्ट में इकट्ठा हुए, और उन्होंने कहा कि हम अपनी एक जनरल नेशनल असेंबली बनाएंगे, ठीक है, जिसमें कि 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे। और ये लोग अपनी मीटिंग करने के लिए ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो कि चर्च ऑफ सेंट पॉल में इकट्ठे हुए, और इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया फॉर जर्मन स्टेट, जिसमें उन्होंने कहा कि जिसका जो हेड होगा वो एक मोनार्क होगा, लेकिन जो किंग होगा वो पार्लियामेंट के अंदर होगा, ठीक है, पार्लियामेंट के अंडर ही किंग होगा। ऐसा नहीं है किंग सुप्रीम होगा। लेकिन
इनकी जो शर्तें थी उसे फ्रेडरिक विलियम फोर जो किंग ऑफ प्रूशिया था उसने मानने से इनकार कर दिया, और उसने कहा कि नहीं, मैं भी आई एम नॉट गोइंग टू वर्क अंडर द इलेक्टेड असेंबली। तो जितने भी मोनार्क्स थे ये सब इलेक्टेड असेंबलीज को अपोज करने लगे। तो जो पार्लियामेंट थी, क्योंकि हमने देखा कि इसे मिडिल क्लास डोमिनेट करती थी, और इनकी जो डिमांड्स थी वो बेसिकली वर्कर्स और आर्टिशंस के फेवर में नहीं थी, तो इसलिए इनको वर्कर्स और आर्टिशंस का सपोर्ट नहीं मिला। और बाद में एक टाइम के बाद ये जो असेंबली थी, ठीक है, जर्मन नेशनल असेंबली, इसे भी डिसबैंड कर दिया गया, बिकॉज बहुत जो मोनार्क्स थे उन्होंने अपनी पावर को यूज़ किया, ठीक है, वहाँ पे ट्रूप्स को डिप्लॉय कर दिया, और ये जो असेंबली थी वो डिसबैंड हो गई। ठीक है, दिस इज़ द पिक्चर विच इज़ शोइंग द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में लोग इकट्ठे हैं एक पार्लियामेंट बना, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। मेनली उनकी एक सोच थी। अब उसके बाद व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ द वुमेन। देखो, जो भी द इशू ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट्स वाज अ कंट्रोवर्शियल वन। आपने देखा लिबरल मूवमेंट में वुमेन को इतने जो राइट्स थे वो नहीं मिले, हालांकि लार्ज नंबर ऑफ जो वुमेन थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, उन्होंने अपने एसोसिएशंस बनाए थे, न्यूज़पेपर्स बनाए थे, पॉलिटिकल मीटिंग्स भी की थी, डेमोन्स्ट्रेशन की थी, बट उनको कोई भी इलेक्शंस का डिस्पाइट दे वर डिनाइड द सफरेज राइट्स। ठीक है, नेशनल असेंबली भी जब फॉर्म हुई तो उन्होंने 21 ईयर्स एज मैन को ही वोटिंग का राइट दिया, वुमेन्स को वोटिंग का राइट नहीं मिला गया। और इवन फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में भी उनको जब वहाँ पे बुलाया गया तो सिर्फ ओनली एज ऑब्जर्वर टू स्टैंड इन द विजिटर गैलरी, उनको से बोला गया कि आप ऑब्जर्व कर सकते हो बट यू कैन नॉट पार्टिसिपेट। ठीक है, तो आप देखो कि वुमेन जो थे दे वर नॉट इंक्लूडेड। तो दो द कंजर्वेटिव फोर्सेस वर एबल टू सप्रेस। हालांकि हमने देखा कि कैसे मोनार्क्स जो थे उन्होंने लिबरल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर लिया, बट वो हर जगह अपने जो ओल्ड ऑर्डर को रिस्टोर नहीं कर सके। मोनार्क्स वर बिगिनिंग टू रियलाइज दैट द साइकिल ऑफ रेवोल्यूशनरी रिप्रेशन कुड नॉट बी एंडेड बाय ग्रांटिंग द कंसेशंस टू द लिबरल नेशनलिस्ट रेवोल्यूशनरी। उनको ये लगा, मोनार्क्स को लगा कि हम ये जो लिबरल नेशनलिस्ट मूवमेंट है इनको सिर्फ कोई कंसेशन देके, कोई एक प्रकार की सुविधा देके हम इनका एंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इनको लगा कि हमें कुछ ना कुछ चेंजेस जो हैं वो करने पड़ेंगे। तो इन द ईयर द ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज बिगिन टू इंट्रोड्यूस द चेंजेस दैट आर ऑलरेडी टेकन प्लेस इन वेस्टर्न यूरोप। सो उसके लिए उन्होंने क्या किया, जो कि सेप्टअप जो फ्यूडल सिस्टम था, बॉन्डेड लेबर्स थी, उनको एबॉलिश कर दिया गया। कहाँ पे, हैब्सबर्ग डोमिनियंस में और इन रशिया में। तो जो हैब्सबर्ग रूलर्स थे दे ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी टू द हंगेरियंस। तो हैब्सबर्ग रूलर्स जो थे, मतलब जो मोनार्क्स थे, इन्होंने थोड़ी ऑटोनॉमी जो थी, थोड़ा सा स्वतंत्र जो एक आप कह सकते हो इन्वायरमेंट, वो हंगेरियंस को प्रोवाइड करना स्टार्ट किया। नाउ विल सी द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कैसे जर्मनी यूनिफाइड हुआ। ठीक है, 1858 में डिफरेंट रीजन्स जो थे जर्मन कॉन्फेडरेशन के, उन्होंने ट्राई किया कि वो एक नेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाएं जो कि जिनकी पार्लियामेंट इलेक्टेड हो। सो ये जो दिस लिबरल इनिशिएटिव नेशनल बिल्डिंग वाज हाउएवर रिप्रेस्ड, लेकिन इस इनिशिएटिव को रिप्रेस किया गया मोनार्की ने, मिलिट्री ने, ठीक है, और लार्ज लैंड ऑनर्स ने। ये तीनों ने इनको क्या किया, सप्रेस किया। और जो ये लार्ज लैंड ओनर्स थे इनको जंकर्स बोला जाता था प्रूशिया में। ठीक है, तो प्रूशिया ने कहा कि नाउ हम इस लीडरशिप को संभालेंगे, मूवमेंट चलाएंगे नेशनल यूनिफिकेशन का, जिसमें कि चीफ मिनिस्टर ऑटो वन बिस्मार्क जो है, इसको बोला जाता है द आर्किटेक्ट ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ द जर्मनी। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द प्रूशियन आर्मी। तो इसने प्रूशियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी के साथ मिल के ऑटो वन बिस्मार्क ने जर्मनी यूनिफिकेशन का जो प्रोसेस था वो पूरा किया। 7 ईयर्स में 3 वॉर हो चुकी थी ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ, एंडेड इन प्रूशियन विक्ट्री एंड कंपाइल द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन। देखो, प्रूशिया बोलोगे कि प्रूशियन विक्ट्री हुई और जर्मनी का यूनिफिकेशन कैसे हुआ, तो अब ये देखो, जो प्रूशिया जो था, प्रूशिया वॉज अ पार्ट, ठीक है, इट वॉज अ पार्ट ऑफ द इंक्लूडिंग कॉन्फेडरेशन का ही पार्ट था। और यहाँ पे जो प्रूशियन किंग था विलियम वन, उसको जर्मन एम्परर बना दिया गया वर्सलीज में। ठीक है, और 18 जन 1871 में एक असेंबली बनाई गई कंप्राइजिंग द प्रिंसेस ऑफ द जर्मन स्टेट, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द आर्मी होंगे, इंपॉर्टेंट प्रूशियन मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर ऑटो वन बिस्मार्क। ये सब हॉल ऑफ मिरर में गैदर हुए इन द पैलेस ऑफ वर्सलिस टू प्रोक्लेम द न्यू जर्मन एम्पायर, जिसे कि हेड किया गया केसर विलियम वन ऑफ प्रूशिया ने। तो उसको बना दिया गया किंग, और फाइनली जो जर्मनी था वो यूनिफाइड हो गया। लेकिन
जो नेशन बिल्डिंग का जो प्रोसेस था, इट had demonstrated the dominance of Prussian state power. जो न्यू स्टेट्स जो थी प्लेस्ड अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन मॉडर्नाइजिंग द करेंसी। जो नई स्टेट बनी इन्होंने कहा कि हमें करेंसी को मॉडर्नाइज करना पड़ेगा, बैंकिंग सिस्टम नया लाना पड़ेगा, लीगल और जुडिशियल सिस्टम जर्मनी में दोबारा बनाना पड़ेगा। तो प्रूशियन मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफन बिकेम अ मॉडल फॉर द रेस्ट ऑफ जर्मनी। जो प्रूशियन मेजर्स थे उन्हीं को बेसिकली रेस्ट ऑफ द जर्मनी में भी अप्लाई किया गया। ठीक है। दिस इज़ द प्रोक्लेमेशन ऑफ द जर्मन एम्पायर इन द हॉल ऑफ मिरर। जब वो सब यहाँ पे मिलके जब यूनिफाई हो गया तो यहाँ पे इन्होंने जो केसर विलियम है उसको कैसे यहाँ का किंग जो था वो अनाउंस किया। और यहाँ पे आप देख सकते हो द कैरिकेचर ऑफ द ऑटोवन मिसमार्क इन द जर्मन रेस्टेंग। तो ये दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। जो रेस्टेंग है, रेस्टेंग जो वर्ड है ये जर्मनी की जो पार्लियामेंट है उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो